हेलो गाइस, नमस्कार, जोहर, आदाब, सत श्री अकाल। एग्जाम फाइटर नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, ग्रांड वेलकम है साथियों। और आज हम लोग झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, झारखंड पात्रता परीक्षा में जिसका पेपर 2 है, पेपर 2 में हिस्ट्री है, जिसका पेपर 2 में क्या भाई, हिस्ट्री, इतिहास, उससे जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे। और ये सिलसिला लगातार एग्जाम तक अब चलते रहेगा, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है। और आपका कोशिश ये होना चाहिए कि हम जब सॉल्व करें इसके पहले आप आंसर बताने का प्रयास करेंगे। जब मैं ऑप्शन का नाम बताऊंगा उसी समय आपको वहां पर उसका आंसर बता देना है। ऑप्शन का नाम पढ़ूंगा तब तक आप प्रयास कीजिए, आंसर दे सकते हैं। और आपको ये बाद में चेक करना है कि आपका कितना परसेंट जा रहा है। आपका एवरी टेस्ट में जब भी प्रैक्टिस सेट में लाऊं, आपका प्रत्येक टेस्ट में 80% से एबव नंबर सही हो तो आपका श्योर शॉट है जेट होगा, अच्छे स्कोर के साथ होगा, ठीक है। 80% एंड एबव। अगर 50 प्रश्न हम डालते हैं तो आपका वहां पर कम से कम 40 प्रश्न सही होने चाहिए। अगर 100 का डालेंगे तो 80 प्रश्न आपके सही होने चाहिए। अगर हम 20 का डालेंगे आपका 16 प्रश्न कम से कम सही होना चाहिए, ठीक है। ये आपका टारगेट है और ये टारगेट बनाइए। अगर ये आपका हो जाता है तो समझिए जेट भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 18 सालों के बाद जेट में आपको मौका मिल रहा है। इस मौका को ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते। तो चलिए प्रैक्टिस सेट में हम लोग इंटर करते हैं और एक बहुत ही शानदार प्रैक्टिस सेट आप सभी के लिए तैयार है, इसको बनाते हैं। और ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है, क्या है पहला क्वेश्चन? देश प्रेम धर्म है, देश प्रेम धर्म है और तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है आपसे ये पूछा जा रहा है। देश प्रेम धर्म है तथा धर्म है भारत के प्रति प्रेम। यह कथन किसका है? ये कथन है, यहां से यहां तक क्या है? कथन है। इस कथन को देखिए, यह किसका है? 4 व्यक्तियों का नाम है। स्वामी विवेकानंद, राज नारायण बोस, बंकिम चंद्र चटर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो यह कथन किसका है? तो यह कहा था, बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है, बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा था। सी नंबर। आई थिंक आप आंसर जब हम इसको पढ़ेंगे, क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, उसी बीच आपको आंसर अपना लिख लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए, किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला। यहाँ पे किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उस महिला का नाम पूछा जा रहा है। किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए अपने जीवन का बलिदान, यानी इसी प्रयास में उसकी मृत्यु भी हो गई, करने वाली किसान आंदोलन की सर्वाधिक निर्भीक तथा साहसी महिला कौन थी? अंबिका चक्रवर्ती, स्नेहलता वाडेकर, वीरा गुनम्मा या फिर प्रीतिलता वाडेकर। कौन थी वो? वो थी वीरा गुनम्मा। इसका दूसरा नाम रानी चेन्नम्मा भी कहीं कहीं मिलेगा। ये कर्नाटक की थी रानी चेन्नम्मा। ये एक्चुअली जमींदार वर्ग की थी, ठीक है, रानी चेन्नम्मा। ये एक्चुअली जमींदार वर्ग की थी, लेकिन किसानों के दर्द को समझकर ये जमींदार घराने से निकलकर किसानों के आंदोलन में शामिल हुई और जमींदारों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इसी प्रयास में ये मारी भी गई। तो ये फेमस नाम है वीर गुनम्मा, कर्नाटक की थी, ठीक है। याद रखिए, इसको कर्नाटक का लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है। वीर गुनम्मा को कर्नाटक का लक्ष्मीबाई भी कहा जाता है, वीरा गुनम्मा या कहीं के वीर गुनम्मा भी नाम मिलेगा। अगला है, 19वीं शताब्दी के बंगाल के मध्यम वर्ग का केंद्रीय संरचना में थे। 19वीं शताब्दी में बंगाल के मध्यम वर्ग, समाज में उच्च वर्ग होता है, मध्यम वर्ग होता है, निम्न वर्ग होता है, मिडिल क्लास इसको बोलते हैं ना, मिडिल क्लास। हर एक देश का में सबसे ज्यादा आबादी किसका रहता है? मिडिल क्लास का ही रहता है। तो 19वीं शताब्दी के बंगाल के मध्यम वर्ग की केंद्रीय संरचना में थे व्यापारी, साहूकार, जमींदार या पेशेवर समूह। कौन मिडिल क्लास
का मैन कह सकते हैं धड़ा था, मुख्य वर्ग था, मध्यम वर्ग का, व्यापारी था, साहूकार या जमींदार, तो जमींदार। 19वीं शताब्दी की बात हो रही है, अंग्रेजी शासनकाल की बात हो रही है। उस समय जमींदारों का बोलबाला काफी ज्यादा बढ़ गया था, तो जमींदार ही मुख्य थे उस समय। अगला है आपका 1834 में किसने कहा था, एक फेमस स्टेटमेंट है, 1834 में किसने कहा था कि सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। जिस प्रकार सूती वस्त्र उद्योग में जो बुनकर लगे थे और जो बेरोजगार हो गए अंग्रेजी मशीनों के कारण, औद्योगिक क्रांति के बाद ये बुनकर बेकार हो गए, क्योंकि मशीनों से बने सामान यहाँ पर छाप दिया गया अंग्रेजों के द्वारा, हर जगह गांव गांव तक उसे विस्तार कर दिया गया, जो कि सस्ता था और जिनकी क्वालिटी भी अच्छी होती थी, अच्छे फिनिशिंग के साथ बनते थे। उसके कंपेयर में भारतीय वस्त्र उद्योग का पतन हो गया, और जो भारतीय बुनकर थे उनकी कह सकते हैं कि भूख, गरीबी, अकाल से मृत्यु हो गई। तो इसी के संदर्भ में 1834 में एक स्टेटमेंट दिया था, जो कि एक व्यक्ति है, अंग्रेजी अधिकारी हैं या भारतीय हैं, ये आपको बताना है, जिसने ये कहा सूती वस्त्र बुनकरों के कंकाल भारत के मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। यानी इतना कह सकते हैं हार्ड स्टेटमेंट, बदरंग कर रहा है ना, उनके वो उसके कंकाल जो है ना, वो जो मर रहे हैं वो कंकाल भारतीय मैदानों को बदरंग कर रहे हैं। ये स्टेटमेंट कोई भारतीय तो नहीं दे सकता है, इसलिए भारतीय को पहले ही आप छांट दीजिए, भारतीय इस प्रकार की चीजें नहीं देंगे। तो विलियम बेंटिंग ने दिया था, जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे। 1834 में गवर्नर जनरल थे ना विलियम बेंटिंग, तो उनका ही ये स्टेटमेंट था, बी नंबर। ठीक है, विलियम बेंटिंग का ये कथन था, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार आया भी है, और ऐसा नहीं कि अब नहीं आएगा, आने के समय में ये ऑलवेज इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चन है ट्रेडिशनल है ना, इंपॉर्टेंट, वो बार बार रिपीट होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, उसका नाम आता है। अगला है इंद्र नारायण द्विवेदी, जिसने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था। यह मूलतः अनुयायी थे, यानी इंद्र नारायण द्विवेदी जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का गठन किया था। तो कहां पर किसान सभा का गठन किया था? संयुक्त प्रांत में। तो यह किसके अनुयायी थे? फॉलोवर्स थे। इसमें से किसके अनुयायी थे? मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी, शाहजानंद सरस्वती या आचार्य नरेंद्र देव, यानी किसके करीबी थे वो? इंद्र नारायण द्विवेदी आपके मदन मोहन मालवीय के करीबी थे, जिन्होंने संयुक्त प्रांत में किसान सभा का भी गठन किया था, और मदन मोहन मालवीय के कह सकते हैं बिल्कुल करीबी उनके फॉलोवर्स थे, सबसे नजदीकी फॉलोवर्स में एक थे, अनुयायी थे। अगला है आपका, किस वर्ष में पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय सूरत से बॉम्बे स्थानांतरित हुआ? अंग्रेजी शासनकाल के बारे में पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पश्चिमी तट जो था उनका पश्चिमी तट में उनका मुख्यालय पहले हुआ करता था सूरत, इसने सूरत से ट्रांसफर करके बॉम्बे शिफ्ट कर दिया। किस वर्ष अंग्रेजों ने कह सकते हैं पश्चिमी तट पर महाप्रांतीय मुख्यालय जो उसका सूरत में था वो शिफ्ट कर दिया बम्बई? तो किस वर्ष किया? 1661, 1668, 1687 या 1691? ये घटना कब घटित हुई थी? ये हुई थी 1687 ईस्वी में। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो 1687 में अंग्रेजों का जो पश्चिमी तट पर महाप्रांत था उनका सूरत, उसको बम्बई स्थानांतरित कर दिया था। और क्योंकि बम्बई की महत्ता बढ़ चुकी थी, बम्बई आर्थिक दृष्टिकोण से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में उस समय आ चुका था। तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? बम्बई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। ये क्वेश्चन का आंसर सी हो गया। थोड़ा स्लो हो गया है, 1 मिनट हम लोग वेट करते हैं। कभी कभी आपका मोबाइल भी काम नहीं करता है ना, मोबाइल में आप टच कीजिएगा, कभी कभी वो काम नहीं करता, तो यहाँ पर भी उस तरह का सिचुएशन हो जाता है कभी कभी, तो इसी कारण ये हैंग कर रहा है। 1 मिनट हम लोग वेट करते हैं। हाँ अब ठीक हो गया।
जब आप भी थक जाते हैं ना, तो आपको जब कोई काम करने का मन नहीं करता तो आपको भी लगता आराम करें, तो ये मशीन है ना, इसका भी मन कभी कभी, है ना, मन नहीं बोलेंगे, मन तो इसका होता नहीं है, मतलब हर चीज थक जाता है, तो दिन भर क्लासेस होता है, जिसके चलते कभी कभी हैंग होता है, आपका मोबाइल भी होता है, ये भी समझिए कि एंड्रॉयड ही वर्जन होता है डिजिटल बोर्ड। तो कलकत्ता की स्थापना के पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? कलकत्ता अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती बनी, लेकिन पूछा जरा उससे पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन सी थी? कलकत्ता के पूर्व कासिम बाजार, चटगांव, हुगली या मुर्शिदाबाद? तो कलकत्ता से पूर्व अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती, अगर ऑप्शन के अनुसार देखें तो ये सभी, यानी कासिम बाजार भी था उनका, चटगांव भी था, हुगली भी था, लेकिन यहाँ पूछा सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, है ना, कलकत्ता से पूर्व आपका कासिम बाजार भी था, चटगांव भी था उनका बाजार अंग्रेजों का, लेकिन पूछा सबसे बड़ी बस्ती, इसमें से सबसे बड़ा है हो जाएगा हुगली। सबसे बड़ा कौन है? हुगली। कलकत्ता की स्थापना से पूर्व बंगाल में अंग्रेजों की सबसे बड़ी बस्ती कौन थी? हुगली। ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला है दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग एरा के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? आपको पता है अकबर ने दहसाला व्यवस्था चलाया था, जहां पर 10 वर्षों के राजस्व के औसत को, है ना, 10 सालों के राजस्व के औसत के आधार पर टैक्स निर्धारित किया गया था। 10 साल के राजस्व का एवरेज निकाला गया और इसी के आधार पर टैक्स निर्धारित कर दिया गया और ये 10 सालों के लिए फिक्स कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम है दहसाला। तो पूछा जाता है यहाँ पर, पूछा गया आपसे किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया, यानी जो 10 साल का लिया गया वो उसका ड्यूरेशन क्या था, किन किन वर्षों का लिया गया? तो ये लिया था आपका 1571, क्योंकि ये लागू हुआ था आपका 1580 में, तो 1571 से 1580 के बीच का ये लिया गया था। 1571 से 1580 के बीच का ये, इसने 10 साल का एवरेज कैलकुलेशन निकाला था, 10 साल का। अब कौन सा वर्ष में, यानी अकबर का जो शासन में बैठा, कब बैठा अकबर? अकबर गद्दी पे बैठा कब? 1556 ईस्वी में अकबर बैठा, 1556 में, 1556 ईस्वी में बैठा, और इसी यहीं से वो पंचांग का काउंटिंग करते हैं। तो अब 1556 में बैठा और इसका स्टार्टिंग क्या किया? 1571, यानी कितना साल हो गया इधर आपका कितना हो जाएगा? 1556 से 1571, तो 4 60 10 14 15, तो 15वां वर्ष हो जाएगा। 15वां वर्ष, 15वां से अब लास्ट का 1580, तो 1580 कहां तक हो जाएगा? 1556 से 1580 कितना हो जाएगा इधर? 24। तो ये वाला ऑप्शन जहां होगा वही होगा 24वां। तो ए नंबर ही आपका सही है, 15वां से लेकर 24वां। समझ में आ रहा है? दहसाला व्यवस्था में इलाही पंचांग के किन वर्षों के राजस्व को सम्मिलित किया गया था? तो ये 1571 से 1580 का किया गया था, लेकिन जब इलाही पंचांग पूछा गया है, यानी अकबर के स्थापना राजा कह सकते हैं जब गद्दी पे बैठा उसके कितने साल के बाद पूछा गया है, तो अकबर गद्दी में बैठा 1556 में और 1571 में इस व्यवस्था को का एवरेज निकाला गया, स्टार्ट किया गया, तो 15वां हो गया, और इसका 1571 से 80 तक था, इधर 24वां हो गया। तो आपका 15वां से लेकर 24वां हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए। चलिए आगे। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? यहाँ पर अकबर के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण सुधार का वर्णन है, अकबर के द्वारा जो बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे उसके बारे में। कौन सा सुमेलित नहीं है ये पूछा गया। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया 1563 में, ये सही है। जजिया की समाप्ति 1565, ये आपका गलत है, ये होगा 1564, ये 1564। इबादत खाना की स्थापना, ये सही है। मजहर की उद्घोषणा 1579, ये भी सही है। तो पूछ रहा कौन सा सुमेलित नहीं है, तो क्या होगा? जजिया की समाप्ति 1565, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि जजिया को 1564 में समाप्त किया था। ये आपका ऑप्शन बी जो है ना, वो आपका ऑप्शन सही हो जो माना जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने संतों के जीवनियों के संकलन वाले भक्त काल की रचना की थी? भक्त काल की रचनाकार कौन है ये पूछा जा रहा है, ठीक है।
निम्नलिखित में से किसने संतों की जीवनी का संकलन किया और उसको भक्त काल या कहें कि भक्त माला वो भी मिलता है, ठीक है, भक्त काल या कहें कि भक्त माल भी मिलेगा, भक्त माल। ये क्या है? संतों की जीवनियों का संकलन है। तो इसकी रचना किसने की थी? नंददास, नाभादास, कुंभन या फिर रूप गोस्वामी, किसने किया था? तो ये किया था आपका नाभादास। याद कीजिएगा, भक्त माल या भक्त काल जो भी आपको ऑप्शन मिल जाए, इसके संकलन करता थे आपके नाभादास। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया? आपको पता होगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत अभियान चलाया था और उसके दक्षिण भारत अभियान को किसने नेतृत्व दिया था? मलिक काफूर ने। और मलिक काफूर ने सुदूर दक्षिण तक के क्षेत्रों को भी जीता था, लेकिन उसमें से दक्षिण भारत में एक ऐसा भी क्षेत्र था जिसने प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया, ठीक है। बाद में अलाउद्दीन अपने दूसरे युद्ध में उलझ गया, अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई तो वह स्वतंत्र ही रह गया। तो कौन सा क्षेत्र था जिसने स्वीकार नहीं किया? पांड, होयसल, यादव या काकतीय। तो देखिए, होयसल, काकतीय के प्रताप रुद्रदेव जिन्होंने कोहिनूर हीरा दिया था वो उन्होंने स्वीकार किया था। देवगिरी ने भी स्वीकार कर दिया था, होयसल ने भी स्वीकार। पांड के जो वीरा पांडे थे, यहाँ के एक शासक थे वीरा पांड, इसने इसकी अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया और मलिक काफूर को कुछ अपने अलग राजनीतिक कार्यों से वापस आना पड़ा, तो ये स्वतंत्र ही रह गए थे, तो पांडे। और बाद में फिर अलाउद्दीन दक्षिण भारत अभियान की वो रुचि उसने नहीं दिखाई, वो अपने अलग राजनीतिक परिस्थितियों में घिर गया और अंततः उसकी मृत्यु भी हो गई, क्योंकि उनका कार्यकाल आपको पता है कम ही रहा था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कार्यकाल था। तो निम्नलिखित में से किसने दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी के प्रभुत्व को स्वीकार नहीं किया था? तो पांड, चेर, चोल और पांड है ना, तो पांड ने स्वीकार नहीं किया। तो शासक पूछा जाएगा उसमें कौन था? तो वीरा पांडे, इसने स्वीकार नहीं किया था। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाली अमीर खुसरो की पुस्तक का शीर्षक था। यानी पूछा जा रहा आपको, मुबारक खिलजी, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के काल के राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी देने वाला अमीर खुसरो का पुस्तक का क्या नाम है? देखिए, खजाइनुल फुतूह ये भी अमीर खुसरो का है, लेकिन इसमें खजाइनुल फुतूह में आपका इस समय का जिक्र नहीं है, मुबारक खिलजी का जिक्र नहीं है। नू सिपेहर, मिफ्ता उल फुतूह या तुगलकनामा, देखिए इसमें तुगलकनामा में गियासुद्दीन तुगलक का है, खजाइन उल फुतूह में आपका अलाउद्दीन खिलजी का है वहां पर। नू सिपेहर में आपका मुबारक शाह का है, नू सिपेहर। तो ये हो जाएगा सही आंसर, जहां पर आपको मुबारक के बारे में वर्णन है। मुबारक शाह खिलजी पूरा नाम है, तो मुबारक शाह के बारे में वर्णन कहाँ मिलता है? नू सिपेहर में। अमीर खुसरो की ही पुस्तक है चारों, याद रखिएगा, इन चारों के राइटर जो है ना अमीर खुसरो ही, लेकिन पूछा गया पार्टिकुलर मुबारक शाह का वर्णन किसमें मिलता है, उसके लिए आपका आंसर हो जाएगा नू सिपेहर, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद तुगलक के शासन क्षेत्र के लिए हिंद और सिंध का प्रयोग किसने किया? मोहम्मद तुगलक के शासन के लिए हिंद और सिंध दो शब्द है, उनके शासन के लिए हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किसने किया? जियाउद्दीन बर्नी, अब्दुल्ला मलिक इसामी या इब्न बतूता या याहिया बिन अहमद सरिंदी। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक का जब बात आता है ना, इसके शासन काल में सबसे प्रमुख जो थे विदेशी यात्री वो थे इब्न बतूता। इब्न बतूता की एक पुस्तक है रेहला, इब्न बतूता की एक पुस्तक है जिसका नाम है रेहला। ये भी आता है, रेहला किसकी रचना है? इब्न बतूता की। तो रेहला में इसने हिंद और सिंध शब्द का प्रयोग किया है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के लिए। आंसर क्या हो जाएगा? किसने किया है शब्द का प्रयोग? इब्न बतूता ने। किस पुस्तक में किया है? वो पुस्तक का नाम पूछेगा तो रेहला हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जमीन बोसी सिजदा आरंभ किया? यानी जमीन बोसी सिजदा, यानी कह सकते हैं जैसे सजदा करता है ना, इस्लाम में सजदा करता है ना। अब जमीन में एकदम पूरे, जब वहां पे सुल्तान है तो बिल्कुल जमीन में पांव के घुटनों के बल पर
आपको बैठकर सिजदा करना है। ऐसे खड़े खड़े सिजदा करने से नहीं चलेगा, घुटनों के बल बैठकर आपको सिजदा करना है। इस प्रकार का जो ईरानी परंपरा है, ये बेसिकली परंपरा इंडिया का है नहीं, ये जमीन बोसी ईरानी परंपरा है। इसको भारत में किसने लागू किया? बलबन, बुगरा खां, इल्तुतमिश या फिर नासिरुद्दीन महमूद। इसको भारत में लागू किया जमीन बोसी सिजदा को, वो थे बलबन। सिजदा और एक चला था पाबोस, पाबोस, ठीक है, यानी सुल्तान जब आएगा तो उसके बराबर के जमीन में आपको बैठकर उस जमीन को चूमना है, ठीक है। यानी सुल्तान तक आप सर दे सकते हैं, उसने जहां कदम रख दिया, पैर रख दिया, उस पैर को आपको चूमना है, वो हो गया पाबोस, है ना, पावबोस, यानी उसके पैर को चूमना है, ठीक है, उस जमीन को चूमना है सुल्तान के लिए। यानी कह सकते हैं एक प्रकार से ये जो सबको सबका जो दमन करके अपना एकदम पैर तले रखना, वो स्टाइल से इसमें शासन किया था बलबन ने, तो बलबन हो जाएगा ऑप्शन आपका। अगला है, सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयुक्त होता था? सल्तनत काल में जमीन के माप के लिए कौन सा शब्द उपयोग होता था? मसाहत, गल्ला बख्शी, नस्क या बटाई। तो जमीन की माप के लिए उसमें प्रयोग होता था जो वर्ड, वो है मसाहत। मसाहत का मतलब था कि जमीन की माप के आधार पर राजस्व निर्धारण, जमीन का माप होगा, उसके आधार पर आपका राजस्व का निर्धारण। जमीन पहले मसाहत के पहले होता था कि इसका टैक्स इतना है, कोई उसका फिक्स कैलकुलेशन का तरीका नहीं था। अब है कि जमीन को माप के हम टैक्स का निर्धारण करेंगे, ये मसाहत सिस्टम को एडॉप्ट किया गया था सल्तनत काल में, विशेषकर अलाउद्दीन के काल में। तो सल्तनत काल में जमीन की माप के लिए क्या शब्द प्रयोग हुआ? मसाहत। कि मसाहत के आधार पर हम लोग टैक्स वसूलेंगे साथियों। अगला है, विजयनगर के शासकों ने किस भगवान के प्रतिनिधि के रूप में शासन करने का दावा किया? विजयनगर के शासकों ने, विजयनगर की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने। जब शासक बने तो इसने एक भगवान को अपना आदर्श माना और उसी का प्रतिनिधि के रूप में शासन किया। तो किसको माना आदर्श? नटराज, मुरुगन, वेंकटेश या विरूपाक्ष। तो वो थे विरूपाक्ष। उनके आदर्श जो भगवान थे, किसको माना? विरूपाक्ष को। ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। विजयनगर के शासकों ने विरूपाक्ष को अपना आदर्श शासक मानकर शासन किया। सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन था? सल्तनत काल आपको पता है एक धर्म प्रधान इस्लाम धर्म से संबंधित राज्य था। इस्लाम धर्म इनका कह सकते राज धर्म था, ऐसा नहीं कोई सेकुलर था। तो सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन सा था? तो वहां का जो धर्म गुरु हुआ करता तो वही सबसे प्रभावशाली होता था। तो सैयद, पीर, उलेमा या खलीफा? उलेमा, जो कि धार्मिक वर्ग था। उलेमा क्या था? धार्मिक वर्ग, और ये धार्मिक प्रधान राज्य था, तो धार्मिक लोगों का यहाँ पे काफी बलबला था। उलेमा जो है ना काफी ज्यादा शक्तिशाली वर्ग था, सबसे प्रभावशाली वर्ग था, जो शासक पर इनका प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो सल्तनत काल का सबसे प्रभावशाली वर्ग कौन हो जाएगा? उलेमा। खलीफा थे, लेकिन खलीफा यहाँ के तो नहीं थे। ठीक है, अगला है, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने, सही है। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने, सही है। आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, ये भी सही है। आपका काली मस्जिद, ये गलत है। काली मस्जिद जो है ना, ये फिरोज शाह तुगलक, इसको शॉर्ट में हम लोग FST कर सकते हैं, FST, फिरोज शाह तुगलक के काल में बना था। इसको बनाया था किसने? जूना शाह, जूना शाह, जूना शाह ने इसे बनाया था, और ये बना था फिरोज तुगलक के काल में। तो ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। बाद बाकी जो सही है ना उसको याद कर लीजिएगा। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी, आदिलाबाद का किला मोहम्मद तुगलक, बिल्कुल याद करना है। और काली मस्जिद जूना शाह फिरोज शाह तुगलक के काल में। तो ये आपका रहा MCQ। चलिए हम लोग इतना ही आज हम लोग करते हैं, फिर हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट में आप सभी से कल मिलेंगे। तो साथियों, अगर आप जेड का तैयारी करना चाहते हैं और फुल क्लासेस लेना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो हमारे पास क्लासेस भी अवेलेबल हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। या क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन आपको परेशान होने की कोई बात नहीं। आप अगर पीछे भी हैं तो आपको हम लोग कमबैक स्पेशल क्लासेस देकर
कंप्लीट कराएंगे। ये देखिए जेट पेपर टू हिस्ट्री की क्लासेस है, जहाँ पर आप क्लासेस को ज्वाइन करके यहाँ लेक्चर्स का लाभ तो मिलेगा ही, एवरीडे आपको लाइव क्लासेस होगा ही, इसके साथ ही रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा। अगर आप क्लास लाइव नहीं ले पाए रिकॉर्डेड क्लास भी है, पीडीएफ नोट्स भी दिया जाएगा। और हमारा ओरिएंटेड क्या है, ओरिएंटेड रिजल्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। आपका सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं कराएंगे, कैसे आपका रिजल्ट बनेगा ये हमारा मेन मोटो रहता है। इसी सोच के साथ क्लासेस चल रही है, जहाँ पर आपको लाइव रिकॉर्डेड क्लास, लाइव क्लास भी, रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ नोट, प्रैक्टिस सेट, एवरीथिंग अवेलेबल है। मात्र 299 में पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं क्या उपाय है, उपाय यही है कि आपको इस वीडियो के नीचे एक लिंक दिया गया है हमारे इस एप्लीकेशन का, वहां पर आप क्लिक करेंगे, एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगा और आप क्लासेस को देख पाएंगे। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो यहाँ पर 2 नंबर दिया गया है, इस नंबर को आप देख लें। इन्हीं 2 नंबरों में से किसी में एक कॉलिंग नंबर है और एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको वहाँ पर कॉन्टैक्ट हो जाएगा किस प्रकार आप क्लासेस में एंट्री ले सकते हैं। ये कॉलिंग और व्हाट्सएप दोनों नंबर है। इसके साथ ही आप अगर डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हैं सीधे ऐप को डाउनलोड करें, गूगल प्ले स्टोर में जाएं, एग्जाम फाइटर नंबर 1 लिखिए, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उस लिंक को क्लिक कीजिए, लिंक को क्लिक कीजिए और वहाँ ऐप डाउनलोड हो जाएगा। और ऐप डाउनलोड हो जाने के बाद आपको स्टोर सेक्शन पे जाना है। स्टोर पे जैसे जाइएगा आपको अलग अलग कोर्सेज के क्लासेस दिखने लगेंगे। आपको जेट पेपर 2 हिस्ट्री वाली क्लास में जानी है, जहाँ पर लिखा है जेट पेपर 2 हिस्ट्री झारखंड एप्टीट्यूड टेस्ट पेपर 2 का कोर्स, इसमें आपको एंट्री लेना है और जल्द से जल्द एंट्री लेकर आप क्लासेस में प्रवेश पा सकते हैं। एवरी डे नाइट 9 PM इसका टाइम है क्लासेस का, 9 PM, ताकि अगर आप ऑफिस में कहीं जॉब भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 9 PM को सभी अपने घर पर रहते हैं, तो 9 PM को अपनी क्लासेस होगी लाइव। और इसके बाद अगर लाइव नहीं भी जुड़ पाते हैं कोई दिक्कत नहीं, रिकॉर्डेड क्लासेस 1 ईयर तक अवेलेबल रहेगी, आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी उस पीडीएफ को देख सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज इतना ही, कल मिलते हैं हम लोग एक नई क्लासेस में और एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।